नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो से हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं बता रहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल क्यों है, जिसमें हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बाकी की जो स्ट्रक्चर हैं इनमें आप देखोगे डबल बॉन्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है क्लोरीन और कार्बन के बीच में, जिसको तोड़ने के लिए ड्रेस्टिक कंडीशन की जरूरत होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी मुश्किल से होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि ऑर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर ये जो नेगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इन दोनों पोजीशन पर इजीली हो पाता है, मेटा पोजीशन पर अटैक नहीं होगा। तो इसकी जो डिटेल रिएक्शन है वो हम आगे देखेंगे। तो पहला जो रीजन था रेजोनेंस इफेक्ट, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। ध्यान देना, जो हेलो एरिन्स होती हैं उनमें इस वाले कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है, जबकि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो जहां पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि S का कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड अगर होगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम उस केस में होगा, लेकिन sp3 हाइब्रिडेशन है तो इसमें सबसे कम। फिर और एक बात है, जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो भी हमने पढ़ा। उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो भी शॉर्ट हो जाती है sp2 हाइब्रिडेशन में, 169 पिकोमीटर रह जाती, जबकि जो केवल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो वहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। फिर इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन मीन्स, जो फिनाइल केटायन अगर बन भी जाता है, जहां पर क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म की जो रिप्लेसमेंट है उसकी वजह से रिमूव होता है, तो जो फिनाइल केटायन है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। फिर और एक बात है कि जो बेंजीन की रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियोफाइल जिस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, अगर वो अटैक करता है तो वो रिपल्शन भी फील करता है। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनसे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलो एरिन के अंदर मुश्किल क्यों होती हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका एग्जाम्पल रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आप देख रहे हो क्लोरोबेंजीन। तो इसको अगर आप NaOH के साथ में ट्रीट करते हो, जिसमें हाई ड्रेस्टिक कंडीशंस यूज की, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, फिर सेकेंड स्टेप में आप एसिड के साथ में ट्रीट करते हो, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हम इसको क्लोरीन को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जो पैरा पोजीशन है उस पर हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, जैसे NO2 ग्रुप लगाया हुआ है, तो उस केस में भी हमको थोड़ी सी ड्रेस्टिक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट वाली रिएक्शन के कंपैरिजन में कम, वो इसका इफेक्ट होता है। अब अगर पैरा पोजीशन के साथ में हमने ऑर्थ्रो पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप लगा दिया, तो अब इसमें हमको कंडीशन थोड़ी कम ड्रेस्टिक लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि दोनों ऑर्थ्रो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, तो सिंपली केवल स्टीम के साथ रिएक्शन करके और हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैरिड आउट कर सकते हैं। अब इसमें रीजन क्या है, इस रीजन को हम समझने की कोशिश करें। देखिए, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, आपने जो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी, बस उसी तरह से इन स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश कीजिए। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्साइड, नॉट हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जब इसके ऊपर अटैक करता है,
तो ये कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, एक तो क्लोरीन के साथ में, एक हाइड्रोक्साइड के साथ में और बाकी इन 2 कार्बन एटम के साथ में। इस तरह से ये देखिए, और ये जो नेगेटिव चार्ज अपने साथ लेकर के आया है, ये इस वाले कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। फिर ये अगले स्टेप्स में यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। हालांकि यहाँ शो किया हुआ नहीं है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ तो एक ही ग्रुप हो गया। अगर हम इसको ऑर्थो पोजीशन पर समझने की कोशिश करें तो वहां पर भी सेम चीज होगी, लेकिन ये चीज माइंड में रखना कि अगर मेटा पोजीशन पर है तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब जैसे आप ये वाला केस देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर है, लेकिन हमने ये पहले पढ़ रखा है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, नेगेटिव चार्ज का जो सर्कुलेशन है वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होगा। मीन्स एक तो ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है वो इस मेटा वाले कार्बन पर है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएंगे और मेटा पर आएंगे ही नहीं, तो ये उतना ज्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, जैसा हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक हुआ था। अब ये वाला केस हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम समझें उससे पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, देखिए ये जो हैलोजन है, तो इस हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है। इन तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कोई सा भी एक अगर इधर ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड बना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जब यहाँ से ऑर्थो पोजीशन पर ट्रांसफर हुए तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना रखा है वो गलत है, ध्यान देना, ये बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, फिर अगले स्टेप में यहाँ पर आया, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेकर के आता है, तो ये अटैक कहाँ करेगा? ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। मेटा पर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि ऑर्थोपेरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, आप देखोगे तो। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहली रिएक्शन आप देखिए, हेलोजिनेशन। क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के ही साथ में एनहाइड्रस FeCl3 फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। दो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, एक तो है जिस पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर, और एक है जिस पर पैरा पोजीशन पर हुआ है, यानी 1,2 डाइक्लोरो और 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन बनेगी। सिमेट्री की वजह से जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो हमको ये वाला मिलता है। फिर अगले स्टेप, अगली रिएक्शन हम देखें नाइट्रेशन वाली। उसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रो ग्रुप का अटैक होगा, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन बनेंगे, यानी इसमें भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, सल्फोनेशन। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में SO3 कैटायन का अटैक होता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही SO3H अटैच होगा, तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेंगे। मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा। अगली रिएक्शंस हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये एल्काइलेशन है और ये एसाइलेशन, डिटेल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।